नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी वाला मैन में स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आपको अच्छा लगे तो ही करें। तो आज का हमारा वीडियो रानी के सोनथ। राजस्थान के मरुस्थल में बसे छोटे से राज धवलगढ़ में एक रानी रहती थी, रानी वैदेही। वह अपने साहस, विवेक और न्यायप्रियता के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। धवलगढ़ भले ही क्षेत्रफल में छोटा था, पर मन से विशाल और परंपराओं में भरपूर। यहाँ की एक प्रथा थी राजमाता की नथ, जो पीढ़ियों से रानियों को विरासत में मिलती आई। यह नथ केवल आभूषण नहीं बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा, सामर्थ्य और अस्मिता का प्रतीक थी। रानी वैदेही को यह नथ उसकी सास राजमाता कुमुदिनी ने उनके विवाह के 5वें वर्ष में दी थी। कहा जाता है कि यह नथ देवताओं द्वारा आशीषित है। जब तक यह राजघराने के पास रहेगी, धवलगढ़ को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, फसलें नष्ट हो गई, जनता त्रस्त हो उठी। इसी दुर्बलता के समय पड़ोसी राज्य कैलाश के सेनापति कर्ण सिंह ने धवलगढ़ पर नजर गड़ा दी। कर्ण सिंह नृशंस था। उसे रानी वैदेही की नथ की कहानी सुनकर लालच हो गया। उसे विश्वास था कि यदि वह नथ हासिल कर ले तो उनका राज हमेशा के लिए अजय हो जाएगा। कर्ण सिंह ने धवलगढ़ को संदेश भेजा, या तो नथ सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा देवव्रत रानी वैदेही के पति उस समय गंभीर रूप से अस्वस्थ थे। राज्य की बागडोर लगभग पूरी तरह रानी के हाथों में थी। मंत्रियों और सेना नायकों ने रानी को सलाह दी कि इस सूखे और दुर्लभ समय में युद्ध टालने के लिए नथ दे देना चाहिए, पर रानी दृढ़ थी। धवलगढ़ की प्रतिष्ठा प्रतीक में किसी को नहीं दूंगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं रणभूमि में उतरूंगी। उनकी आवाज़ में ऐसा तेज था कि पूरा दरबार मौन हो गया। युद्ध की आहट सुनकर रानी ने योजना बनाई। रानी ने अपने विश्वस्त सेनापति आर्यमान को बुलाया और धवलगढ़ की सैनिक स्थिति का आकलन करवाया। सेनापति ने बताया कि वे केवल 300 ही सैनिक तैयार कर सकते हैं, जबकि कर्ण की सेना 5000 से अधिक है। गणना से स्पष्ट था कि युद्ध सीधा नहीं लड़ा जा सकता, धवलगढ़ हार जाएगा। पर रानी जानती थी, युद्ध से नहीं रणनीति से जीता जाता है। रानी ने धवलगढ़ को सबसे कुशल धनुर्धरों के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। उन धनुर्धरों में सबसे श्रेष्ठ थी चंपा, एक ग्रामीण युवती जिसकी आंखें बाज की तरह तेज और तीर हाथों से निकलते ही लक्ष्य भेद देता था। रानी ने योजना समझाते हुए कहा, हमारा लक्ष्य दुश्मन की सेना नहीं बल्कि उसका मनोबल तोड़ना है। इसके लिए मैं 100 तीरों का चयन स्वयं करूंगी। तुम उन सभी तीरों में से वह काम करोगे जो कोई विशाल सेना भी नहीं कर सकती। चंपा ने पूछा, माता श्री, उन 100 तीरों से क्या हम युद्ध करेंगे? क्या करेंगे? रानी मुस्कुराई, युद्ध जीतेंगे बिना युद्ध के। रानी ने अपने महल के कक्ष में 100 विशेष रहस्यमयी तीर बनवाए। हर तीर के सिरे पर रानी की मोहर अंकित थी, शक्ति, साहस और सम्मान का प्रतीक। रानी ने अपने हाथों से उन तीरों को चंदन, कपूर और हिंगुल की पवित्र धूनी से अभिनंदित किया। यह प्रक्रिया प्रतीकात्मक थी, पर सैनिकों को इससे अद्भुत आत्मविश्वास बढ़ गया। रानी ने चंपा और उनके दल को आदेश दिया, कर्ण सिंह की सेना कल सुबह इस मरुस्थल में प्रवेश करेगी। रात के अंधेरे में तुम लोग उनकी सेना के आसपास
इन 100 तीरों को इस प्रकार जमाना कि दुश्मन की सेना सोचे कि हमारी सेना हर दिशा में मौजूद है। यह योजना अद्भुत थी। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। युद्ध के समय सुबह होते ही कर्ण सिंह की विशाल सेना धवलगढ़ की सीमा में पहुंच गई और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया वे दंग रह गए। रेतीले टीले हों या खजूर के पेड़, ओस से भीगी धरती हो या चट्टाने, हर ओर वही सुनहरी नथ वाली मोहर वाले तीर गड़े हुए थे। पहले एक सैनिक बोला, क्या धवलगढ़ की सेना हम पर घात लगाए बैठी है? दूसरा सैनिक बोला, इतने तीरों का क्या कोई अदृश्य सेना है? तीसरा हड़बड़ाते बोला, यह तीर तो रानी वैदेही के ही हैं। कहते हैं जो इन तीरों के सामने खड़ा हो वह कभी वापिस नहीं लौटता। कर्ण सिंह क्रोधित हो गया था, पर वह भी भ्रमित होने लगा। यदि धवलगढ़ के पास 300 सैनिक भी मुश्किल से मिलते हैं तो इतने तीर ये कैसे? उसी समय हवा के हल्के झोंके से तीरों पर बंधी रानी की मोहर चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो हर दिशा में तीर, अंदाज संदूर से तीर निकालने वाले ही हो। अचानक एक तीर हवा में से सीटी बजाता हुआ आ गिरा। यह चंपा का संकेत था कि दुश्मन डर की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कर्ण सिंह की सेना में हलचल मच गई। कुछ सैनिक पीछे हटने लगे, कुछ घबराहट में अपने घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर पाए। कर्ण सिंह की ने सेना को संभालने की कोशिश की, पर एक सैनिक चिल्लाया, रानी के नथ का प्रभाव है, लौट चलो, यह युद्ध हारने लायक नहीं। और एक एक कर सैनिक वापस मुड़ने लगे। यह धवलगढ़ का एक भी तलवार उठाए बिना लड़ा गया युद्ध था। कर्ण सिंह को समझ में आ गया कि रानी वैदेही केवल रानी नेविल की कुशल रणनीतिकार भी है। उसने तुरंत धवलगढ़ को संदेश भेजा, मैं युद्ध त्यागता हूँ। आपके साहस और बुद्धिमत्ता को प्रणाम। रानी ने उनकी वापसी की अनुमति दी क्योंकि वह शांति चाहती थी, प्रतिशोध नहीं। धवलगढ़ की विजय राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी ने घोषणा की, यह विजय रानी के नथ की नहीं, धवलगढ़ के लोगों की है। उनके साहस, एकता, विश्वास की है। चंपा और 100 धनुर्धरों को राज्य की ओर से सम्मान मिला और रानी की नथ वह अब केवल आभूषण नहीं बल्कि धवलगढ़ की अटूट वीरता की कहानी बन चुकी थी। साहस संख्या का मोहताज नहीं होता है। युद्ध तलवारों से नहीं, बुद्धि, धैर्य और एकता से जीते जाते हैं।